नहीं है मेरे दोस्त। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह हम सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस हार मत मानो। याद रखना मेरी एक बात, कल को आसान बनाने के लिए आज रात जाग कर गुजारनी पड़ती है, तब कल आसान हो पाता है। इसलिए हार मत मानो, हार मत मानो, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। जलवा एक दिन जरूर दिखेगा तुम्हारा, और वह तुम्हारा रिजल्ट दिखाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पर। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप क्लास 10th में हैं, और या तो आपकी तैयारी साइंस की थोड़ी भी नहीं हुई है, या आपकी तैयारी हुई है लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ हम साइंस के सारे जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था वन शॉट प्रहार। वन शॉट प्रहार में हम लोग पिछले 4 चैप्टरों को कवर कर चुके हैं। ये 5वां चैप्टर है, और इसको भी एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, 1 घंटा से भी कम समय में। तो इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, और आपको यह चैप्टर पूरा बढ़िया तरह से आज क्लियर होकर ही जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और तत्वों की वर्गीकरण की अवधारणा आई कैसे? माने लोगों के दिमाग में ये बात आया कैसे कि तत्वों को बांट दिया जाए, वर्गीकृत कर दिया जाए? ऐसी अवधारणा आई कैसे होगी? तो उसी बात को जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आज का दृष्टिकोण देखें तत्व के बारे में, तो आज जो है लगभग 114 से भी अधिक तत्व खोजे जा चुके हैं। और एनसीईआरटी बुक में लिखा है 114 से अधिक, और कुछ बुक में 118, और वैसे रियलिटी में भी 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है 114 से अधिक। तो अब तक 114 से अधिक तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 94, कहीं कहीं 92 भी लिखा है, कोई बात नहीं है, 92 से अधिक प्राकृतिक तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। और बाकी सब क्या है? बाकी सब प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। अब इतने सारे तत्व हैं। अब माना कि उस समय 118 तत्व ज्ञात नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों को एक दिमाग में ये बैठे हुई थी बात कि इतने सारे तत्व ज्ञात हैं, नहीं और भी तत्व मिलेंगे। अब हम इन सब का गुण का अध्ययन कैसे कैसे कर पाएंगे? लोगों ने देखा कि सारे तत्वों के गुण तो अलग अलग हैं, तो फिर हमको इन गुणों का अध्ययन करने के लिए तत्वों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे लोगों ने सोचा कि हमें कोई एक ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी, हमें उनमें से कुछ समानता को ढूंढना पड़ेगा, और उन समानताओं के बल पर हम तत्वों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी तत्वों के गुण अलग अलग थे, और तत्वों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। बढ़ने से जानकारी प्राप्त करना होता जा रहा था मुश्किल। इसीलिए लोगों ने क्या सोचा? लोगों ने सोचा कि तत्वों के गुणधर्मों में समानता ढूंढी जाए, और ढूंढने के प्रयास के लिए उन लोगों ने वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। वर्गीकरण के प्रयास कहां से शुरू हुए? तो यहां से शुरू हुए। सबसे पहले तत्वों को बांटा गया 2 वर्गों में। आप कहेंगे कौन कौन? तो हम कहेंगे धातु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मेटल, और अधातु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नॉन मेटल। अभी तक आपको धातु और अधातु के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, तो आप चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। चलिए, तो धातु वे होते हैं जिनमें चालकता होती है, उसमें चालकता होती है जो मारने पर टन टन करते हैं, यानी ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जो कि किसी से अभिक्रिया जल्दी कर लेते हैं। और क्या? और अधातु में इन सबके विपरीत गुण, यानी यह विद्युत का चालन नहीं करता है, नहीं इसमें इसको किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार की चमक नहीं होती है, टूट जाते हैं, नहीं। ये सब तो सबसे पहले 2 वर्गों में धातु और अधातु। उसके बाद 1803 ईस्वी में है डाल्टन का नाम किसने नहीं सुना होगा? परमाणु की अवधारणा, एटम की अवधारणा किसने दी? डाल्टन ने दी। तो डाल्टन आया 1803 में, और इन्होंने क्या किया? जितने तत्व ज्ञात थे उस सारे तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजा दिया। ठीक है, सापेक्षिक परमाणु भार के क्रम में
समझा दिया, कहा कि इसका द्रव्यमान जो है इसके द्रव्यमान के इतना गुना होगा, इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के इतना गुना होगा, और उसको स्वीकार भी किया गया। लेकिन खैर इन लोग का जो बेसिक प्रयास था, लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे इन सबका अध्ययन करना मुश्किल होता जा रहा था। तो इसीलिए प्रमुख प्रयास देखने जा रहे हैं हम लोग कि तत्वों के वर्गीकरण में सबसे प्रमुख प्रयास किसने किसने किया। तो सबसे पहला प्रयास आता है डॉबराइनर का। डॉबराइनर जो है जर्मनी के एक साइंटिस्ट हैं, जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, और जर्मनी के इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मुन्सनबर्ग में इन्होंने औषधि विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। किसकी? औषधि विज्ञान। इसके बाद इन्होंने रसायन विज्ञान की भी शिक्षा प्राप्त की। ध्यान दीजिए, पहले औषधि विज्ञान फिर रसायन विज्ञान, बाद में चले गए जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय में और वहां पे प्रोफेसर बन गए। क्या बन गए? प्रोफेसर बन गए। अब आप पूछोगे किसके किसके प्रोफेसर बन गए, तो वही दोनों सब्जेक्ट के, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान, दोनों के प्रोफेसर बन गए और लगे पढ़ाने। वहीं पर प्रयोगशाला में इन्होंने काम किया। इन्होंने काम क्या किया, तो इन्होंने दिया डोबराइन त्रिक नियम। क्या बनाया? त्रिक बनाया। कितना त्रिक बनाया? 3 त्रिक बनाया। 1817 ईस्वी में इन्होंने एक नियम दिया। जरा ध्यान से सुनना इस नियम को, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, एग्जाम में पूछता है। चलिए, तो इन्होंने नियम दिया कि यदि समान गुण वाले, ध्यान दीजिए क्या है, समान गुण वाले 3 तत्वों को, कितने तत्वों को? 3 तत्वों को एक ही समूह में, कितने समूह में? एक ही समूह में परमाणु भार के क्रम में, किसके क्रम में? परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए तो पहले और तीसरे, ध्यान दीजिए, 1 नंबर 3 नंबर 2 नंबर नहीं, 1 नंबर और 3 नंबर के परमाणु भारों का औसत 2 नंबर के परमाणु भार के बराबर होता है। इन्होंने कहा कि समान गुण वाले 3 तत्वों को अगर उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया जाए तो 1 नंबर वाले या 3 नंबर वाले तत्व के परमाणु भारों का औसत 2 नंबर तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। जैसे समझो यहाँ पे मान लो कि तत्व 3 तत्व हैं ए बी सी। कौन कौन है? ए बी सी। इनके द्रव्यमान है m1 m2 m3। मान लीजिए इनके लिए कंडीशन क्या है, ए और बी और सी के तीनों के गुण क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। माना कि है तथा m1 से बड़ा होना चाहिए m2, m3 से बड़ा होना चाहिए m3। अच्छा, इसको बढ़ते हुए क्रम में भी रख सकते हैं, घटते हुए में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन क्रम से गड़बड़ नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। तो मान लीजिए m1 बढ़ता है m2 से, m1 से बड़ा है m2, m2 से बड़ा है m3, तो बीच वाला का जो द्रव्यमान होगा ना, इन दोनों के औसत के बराबर होगा, यानी m2 = m1 + m3 बटा 2। बात क्लियर हो गया होगा? चलिए ना इससे समझ लेते हैं। तो उन्होंने 3 गो ट्रिक बनाया। कितना? 3 गो। तो सबसे पहला ट्रिक क्या था? तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक ग्रुप नंबर ए है, ठीक है। दूसरी का ट्रिक क्या था इनका? दूसरी का था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, और तीसरी का ट्रिक था इनका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरी का कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, तीसरी का क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एक बार मेरे साथ बोलो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्या? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। याद हो गया होगा? चलो, अब देखिए इन्होंने बात निकाली। क्या निकाली? तो इधर से हम 3 खंड बनाते हैं। चलिए, इन्होंने देखा कि जो सोडियम का मास है, मास ऑफ Na बराबर है मास ऑफ लिथियम और प्लस मास ऑफ पोटेशियम की बटा 2 की। अच्छा, ये बात निकाल दी इन्होंने। इसके बाद इन्होंने क्या देखा? इसके बाद इन्होंने देखा कि जो मास है किसका, बीच वाला देखो तो कौन है? स्ट्रोंशियम है ना। स्ट्रोंशियम का जो मास है वो बराबर है मास ऑफ कैल्शियम और प्लस मास ऑफ बेरियम की एवरेज के, औसत की। इसके बाद इन्होंने तीसरा क्या देखा होगा? कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप पर छोड़ रहा हूं। पहला दूसरा बता देता हूं, तीसरा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलो, तो इन्होंने देखा कि मास ऑफ सोडियम कितना है जी? तो 23 ग्राम है। अच्छा, फिर मास ऑफ लिथियम और पोटेशियम कितना? मास ऑफ लिथियम है 39 ग्राम
और फिर इस पोटेशियम का 7 ग्राम बटा 2, 39 प्लस 7 बटा 2 कितना हो जाएगा 46 बटा 2, यानी ये कट के कितना आ गया 23 आ गया, 30 बराबर हो गया। अच्छा फिर उन्होंने देखा कि इसका वाला देख लो, इसको भी कैल्शियम का कितना है 87.6 है ना, 87.6 ग्राम। कैल्शियम का देखिएगा 40.1 ग्राम और प्लस इसका 137.3 ग्राम बटा 2, इन दोनों को जोड़ के या भाग करके कमेंट में जरूर बताना है आंसर। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं, इसका आ जाएगा 87.7। ठीक है, कितना आ जाएगा 87.7, यानी इसके लगभग आ गया कि नहीं आ गया, थोड़ा सा अंतर हुआ। इसका कमेंट करके जरूर बताना कि आया कि नहीं आया। अब देख लेते हैं इनकी खामियों की। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो डोब्राइनर भाई साहब जो थे ये नियम बता के हो रहे थे खुश, तभी एक आईएसआई टेस्ट उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि किसी भी समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को अगर क्रम में सजा दिया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार जो होता है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। तो चलिए हम 3 समान गुणधर्म वाले तत्व लेते हैं और उन्होंने ले लिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपके लिए परमाणु भार भी लिख देता हूं। नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम, फास्फोरस का होता है 31 ग्राम, इसका होता है 74.9 ग्राम। अब बताइए ये तीनों तो परमाणु भार के क्रम में है। अब बताइए कि कहां बराबर आ रहा है क्या? तो इसका क्या होना चाहिए, मास ऑफ पोटेशियम होना चाहिए, मास ऑफ नाइट्रोजन और प्लस मास ऑफ आर्सेनिक अब बटा 2 के बराबर। क्या आता है इतना? तो चेक करो ना। तो 14 ग्राम और प्लस 74.9 ग्राम अब बटा 2। 14 और 74.9 कितना हो जाएगा 88.9 ग्राम अब बटा 2। इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 44.45 ग्राम, 44.45 ग्राम। अच्छा मास ऑफ पोटेशियम कितना था जी 31 ग्राम। अब ये कहीं से आपको बराबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो डॉबराइनर की जो खामियां थी, खामियां नंबर 1 कि इन्होंने केवल 3 त्रिक ही पता किए थे और जितना तो उनके समय ज्ञात था उतना में 3 त्रिक ज्ञात किए थे। इसके अलावा खामी नंबर 2 ये बहुत सारे तत्वों पर शोध नहीं किए, 3 त्रिक पर खुश हो गया और कहे कि ये नियम हो गया मेरा। चलिए अब देखते हैं हम लोग न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। सबसे पहले नोट कीजिए इसको। चलिए इसी वर्गीकरण के क्रम में आए न्यूलैंड्स आगे। न्यूलैंड्स इतने कॉन्फिडेंशियल आदमी थे ये आपको अभी पता चलेगा इनकी एक भविष्यवाणी से। इन्होंने 1863 ईस्वी में वर्गीकरण का एक तरीका दिया। क्या दिया? तो इन्होंने कहा जिस प्रकार संगीत के पहले और 8वें सुर में समानता होती है, जिस प्रकार संगीत के पहले और 8वें सुर में समानता होती है। आपने पढ़ा है कि संगीत में कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। भारतीय संगीत में भी 7 सुर होते हैं और पाश्चात्य संगीत में भी 7 सुर होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार हर एक 7वें स्वर के बाद 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, उसी प्रकार यदि हम क्या करें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजा दें, ठीक है, तो हर एक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। अच्छा अभी समझ में आएगा ये। देखिए सुर जो है अगर पाश्चात्य में देखिएगा तो चलता है डो रे मी फा सो ला टी, डो रे मी फा सो ला टी डो रे। उसी प्रकार भारतीय संगीत में तो चलता है, आपको ध्यान में होगा ही, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर सा रे गा मा। समझ रहे हैं ना बात आप लोग? उसी प्रकार इन्होंने भी क्या किया, तत्वों को सजाना शुरू कर दिया। अच्छा इनके बारे में एक बात आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। क्या? तो अक्रिय तत्वों की खोज नहीं हुई थी इनके समय, अक्रिय तत्वों की खोज नहीं हुई थी। 56 तत्वों की खोज हो गई थी लेकिन उनमें एक भी अक्रिय तत्वों की खोज नहीं हुई थी। आपको इसका कारण जानना चाहिए कि क्यों नहीं हुई थी अक्रिय तत्वों की खोज। तो अक्रिय तत्व देखिए किसी से अभिक्रिया करते नहीं है, नहीं
वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। यही कारण है कि अक्रिय तत्व की खोज उस समय तक नहीं हुई थी। चलिए, तो इन्होंने जो भी तत्व ज्ञात थे, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। तो हीलियम को नहीं रखना है। अब इसमें भी दिक्कत हो जाता है, कैसे ध्यान में रखें? तो सीधा सा तरीका है, शुरू कीजिए हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है। उसके बाद हीलियम अक्रिय तत्व नहीं रखेंगे। लिथियम रख दिए, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फ्लोरीन। उसके बाद नियोन अक्रिय तत्व है, नहीं रखेंगे। हीलियम क्या है? निष्क्रिय अक्रिय तत्व है। नियोन क्या है? अक्रिय तत्व है। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन के बाद आर्गन क्या है? अक्रिय तत्व है, नहीं रखेंगे। उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। 20 तत्वों तक ही इन्होंने जिम्मा लिया था। 20 तत्वों तक इनका सही आ गया था। अब देखा भी गया कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन लगभग समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तो बिल्कुल करेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भी बिल्कुल करेंगे। बोरॉन और एल्युमिनियम ये भी बिल्कुल करेंगे। कार्बन और सिलिकॉन ये भी बिल्कुल करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब प्रदर्शित कर रहा है, सही है। हाँ, लेकिन 20 तत्वों तक ही सही है, इसके आगे नहीं। ठीक है, तरीका सही है, लेकिन 20 तत्वों तक ही सही है, हल्के तत्वों तक ही सही है, इसके आगे के लिए सही नहीं है। अच्छा, इनके समय तो अक्रिय तत्व ज्ञात ही नहीं थे, तो इनका कोई बातें हटाइए। लेकिन इन्होंने, अब देखिए इनकी खामियां क्या थी। तो इनकी खामियां यह थी कि ये सिर्फ कैल्शियम तक लागू हुआ, इसके आगे नहीं हो पाया, जो कि होना चाहिए था। नहीं, उसके बाद उनके समय प्रकृति में 56 तत्व ज्ञात थे, तो इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया कि आगे कोई तत्व ही नहीं होगा। सबसे बड़ी खामी तो ये थी, दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए। यहाँ आगे तत्व खोजा जा सकता है, तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो है, इन्होंने सोचा कि जितना तत्व ज्ञात है उतना ही तत्व रहेगा, इतने ही के लिए हमको नियम बनाना है और इतना ही के लिए बना के चलेगी। ठीक है, तीसरा बात इनका देखिए, इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकेल को इसके साथ रख दिया। कोबाल्ट और निकेल को इसके साथ रख दिया, इसके नीचे, और जस्ट दो को तत्व रख दिया। अभी एक एक का बात कर रहे थे, दो को तत्व रख दिए। कोबाल्ट और निकेल को इसके साथ रख दिए, प्लैटिनम को इसके साथ रख दिए। और फिर लोगों में सवाल आ गया कि कोबाल्ट और निकेल को इसके साथ काहे रखा, कैसे कि इनके गुणों के साथ कोई समानता यह प्रदर्शित नहीं करते। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इनके साथ कोई समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये गैस है, सभी धातु है, नहीं ये सब कुछ भी प्रदर्शित ही नहीं करते हैं। कॉपर और सिल्वर को प्लैटिनम के साथ रखना चाहिए। इसको जो है, इसको फेरस के साथ काहे नहीं रखे। कोबाल्ट और निकेल को फेरस के साथ काहे नहीं रखे, और कॉपर और सिल्वर को प्लैटिनम के साथ काहे नहीं रखे, इसको अलग काहे रखे। ये बात लोगों में आने लगी, ये भी खामियां थी। और सबसे अंतिम बात, सिर्फ हल्के तत्वों के लिए लागू है, ये बात तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो आशा करते हैं सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आते हैं मेंडेलीव के आवर्त सारणी पर। मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो अभी हम लोग देख लेंगे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी, मेंडेलीव का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था दमित्री इवानोविच मेंडेलीव। दमित्री इवानोविच मेंडेलीव ये क्या थे? रूसी रसायनज्ञ थे। क्या थे? रूसी रसायनज्ञ थे। ठीक है, रूसी रसायनज्ञ थे। इनके जीवन में सबसे बड़ी भूमिका है इनकी मां की। इनके पिताजी का एक फैक्ट्री था शीशा का, लेकिन वो फैक्ट्री बर्बाद हो गया, पिताजी की भी मृत्यु हो गई। माँ को फैक्ट्री चला, माँ को जो है अब इनका पालन पोषण करना था। माँ की इच्छा थी कि ये पढ़ लिखे कुछ बड़ा बने, लेकिन माँ के पास पैसे नहीं थे। माँ ने कई सारे व्यापार शुरू किए, इनको कई जगह ले जाकर पढ़ाई, कई जगह एडमिशन दिलवाया, कई यूनिवर्सिटी में तो इनका एडमिशन भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी नहीं थे। तो काफी कष्ट उठाना पड़ा। इनकी माँ ने जो है बहुत सारा कष्ट उठाया। और ये जब आधुनिक आवर्त सारणी का जब कर देते हैं, तो इंटरव्यू में इन्होंने कहा भी था कि मेरी इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का है। उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे उदाहरण दे देकर समझाया, उन्होंने मुझे जीवन के हर एक क्षण में जब जब मैं कोई अनुसंधान करता था तो वह मुझे मेरे साथ जाती थी। तो
इनके समय में, अच्छा खैर तो हो गई पर्सनल कहानी, अब आते हैं इनके असली कहानी पे। तो इन तत्वों के वर्गीकरण का प्रमुख श्रेय दमित्री इवानोविच मेंडेलीव को जाता है। कहीं कहीं मेंडेलीव लिखा रहता है, कहीं कहीं मेंडेलीव लिखा रहता है। डोबराइनर का पूरा नाम नहीं बताया था, उनका पूरा नाम था जोहान वुल्फांग डोबराइनर। जोहान वुल्फांग डोबराइनर, एक बार मेरे साथ बोलो, जोहान वुल्फांग डोबराइनर। चलिए, तो इनके समय में मात्र 63 तत्व ज्ञात थे। ध्यान दीजिए, इनके समय में कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व। इनके समय में 56 तत्व, इनके समय में 63 तत्व मात्र ज्ञात थे। हाइड्रोजन, अब देखिए इन्होंने रासायनिक गुणों का पता कैसे लगाया, तो इन्होंने 63 कार्ड लिया, सारे तत्वों का उस पर नाम लिख दिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अच्छा इन्होंने तत्वों को R मान लिया, ठीक है, और अभिक्रिया करा करा के सबका सूत्र देखते गए। किसी का R2O3 आया, जैसे अच्छा जल का क्या आया होगा बताइए तो, सॉरी जल, अच्छा जल का क्या होगा आया होगा बताइए तो, H2O है तो आया होगा R2O, नहीं अच्छा CO2 है तो क्या आया होगा, तो RO2 आया होगा। C का एक है तो ये R का एक और O2। ऐसे कर करके इन्होंने सारा को लिखा। सारा को लिखने के बाद जिसका जिसका फॉर्मूला सेम आया ना, उसको एक ग्रुप में रख दिया, जिसका फॉर्मूला अलग आया उसको दूसरे ग्रुप में, उसको उसी प्रकार इन्होंने बांटा 63 तत्वों को। सबसे पहले 63 काट लिया, सबका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया, कुछ ऑक्साइड बना ऑक्सीजन की अभिक्रिया से, हाइड्रोजन की अभिक्रिया से हाइड्राइड बना, और उसके बाद उन्होंने सबको लिख दिया। चलिए, इसके बाद इन्होंने नियम क्या दिया? इसके आधार पर इन्होंने नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ध्यान से सुनिएगा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के अवकलन होते हैं। अभी तक ले जितना प्रयास हुआ ना, सारे परमाणु द्रव्यमान पर हुए, जितना प्रयास हुआ सारे के सारे परमाणु द्रव्यमान पर हुए। उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि तत्वों के जितने सारे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो सारे परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन इनकी यह बात गलत सी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी तब। 1872 में उनकी यह आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी जर्मनी के पत्रिका में। इनके आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या थी? तो इनके आवर्त सारणी के उपयोग से हम लोग तत्वों के गुणों के अध्ययन में काफी सुविधा प्राप्त हुई। 63 तत्वों को इन्होंने सजा दिया एकदम आवर्त सारणी में। कहा देखो देखो इसका तत्व का गुण समान है, नहीं हल, इसके तो बहुत ज्यादा सुविधा उत्पन्न हुई। इसके बाद सही परमाणु भार ज्ञात करने में इनका काफी योगदान रहा, जैसे बेरिलियम का था। उस समय लोगों के मन में ये सारी बातें प्रचलित थी कि बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 13 होता है, 13 ग्राम, इनके दिमाग में भी आया। लेकिन इन्होंने देखा कि बेरिलियम जो है लिथियम और बोरॉन के बीच में आता है। रासायनिक गुण में देखा जाए तो बीच में आता है, इसका मतलब है अच्छा बोरॉन का द्रव्यमान होता है 11 और लिथियम का होता है 7, तो ये तो 13 हो गया। ये तो इधर जा रहा है, इधर आ रहा है बेरिलियम, लेकिन गुण तो इधर कह रहा है। तो फिर इन्होंने परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया और पता चला कि इस परमाणु द्रव्यमान था 9.0112 ग्राम, 9.0112 ग्राम। तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के भार ज्ञात करने में भी बहुत हेल्प की। इसके बाद नए तत्वों की खोज में, अच्छा इसको हम अभी बताते हैं, थोड़ा सा इधर का सबसे पहले हम साफ कर देते हैं। उन्होंने नए तत्वों की भविष्यवाणी भी कर दी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि बोरॉन के नीचे जो आएगा, बोरॉन के नीचे उन्होंने कोई तत्व ही नहीं रखा। अभी हम आवर्त सारणी बनाएंगे तो पता चल जाएगा। बोरॉन के नीचे कोई तत्व नहीं रखा, कहा कि इसके बाद एक तत्व की खोज होगी। और उन्होंने क्या किया, संस्कृत का एक शब्द आया है एका बोरॉन नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? एका बोरॉन। और बाद में वह तत्व खोज हुई और वह कहलाई स्कैंडियम। ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने कहा एल्युमिनियम के नीचे एक तत्व आएगा, इसका नाम रख दिया इन्होंने एका एल्युमिनियम। और ये भी तत्व बाद में खोजा गया, इसका नाम क्या था? इसका नाम था गैलियम। सिलिकॉन के नीचे भी कोई तत्व नहीं रखा। उन्होंने कहा कि इसके जगह पर भी एक तत्व खोजा जाएगा बाद में,
जिसको रखा जाएगा। एका सिलिकॉन नाम दिया, ये भी बहुत कॉन्फिडेंशियल आदमी थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ इसके बाद तत्व की खोज नहीं होगी। तो एका सिलिकॉन नाम दिया और ये तत्व बाद में खोजा गया, इसका नाम पड़ा जर्मेनियम। तो इन्होंने नए तत्वों की खोज में काफी मदद की। नहीं, पहले ही कहा कि हाँ नए तत्व खोज होंगे और इस सारणी में भरे जाएंगे, और सही में वह तत्व खोजा भी गया। चलिए एक बार थोड़ा सा मेंडलीव का आवर्त सारणी बना लेते हैं हम लोग और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, ये है मेंडलीव का आवर्त सारणी, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो इधर से इधर जो जाता है इस साइड ऐसे, ये सभी कहलाते हैं ग्रुप्स। क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं, समूह। मेंडलीव ने इनको कहा वर्ग। ठीक है, ए बी ये सभी इसके सभी क्या हैं? वर्ग हैं। तो इन्होंने कितने वर्ग बनाए? तो इन्होंने देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग बनाया किसने? मेंडलीव ने। अच्छा, इसके बाद इधर से ये तो ग्रुप्स हो गए कि जो ऐसे आते हैं, यानी जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जो समतल के ऊर्ध्वाधर होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। या समझिए ना, जो खड़ा है वो ग्रुप है, जो खड़ा है वो ग्रुप है, जो सोया हुआ है वो क्या है? वो आवर्त है। तो आवर्त ऐसे होता है। देखिए तो कितने आवर्त हैं? तो 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 5 6 7, इधर नीचे भी 7, इधर नीचे भी होगा नहीं। तो आवर्त बनाए, ग्रुप्स बनाए और इन्हीं आवर्त और ग्रुप्स में सजाया। और कैसे सजाया? ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा, ए और बी। कितने ग्रुप में बांटा? 2 ग्रुप में बांटा। ग्रुप को भी 2 भागों में बांट दिया, ए और बी। ए में वे सारे तत्व रखे, ए में वो सारे तत्व रखे जो रखे जाने चाहिए थे। देखिए जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन रखा, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिथियम रखा, इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। देखिए तो क्या है? आवर्त सारणी से नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना, बिल्कुल मिलते हैं। ये देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, ये भी आवर्त सारणी से नहीं मिलते क्या? मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। ये भी देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनम और प्लम्बम, ये भी मिलते हैं। इधर देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टर्बियम और बिस्मथ, ये भी मिलते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये भी मिलते हैं। इधर भी सब मिलता है। टोटल के टोटल तत्व मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा इधर देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक ग्रुप में रखा है। जिंक, कैडमियम, मरकरी एक ग्रुप में रखा है। स्कैंडियम, यर्टर्बियम और लैंथेनियम, ये भी एक ग्रुप में है। ऐसे ही करके सारे ग्रुप बनाए हुए हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा इसमें जानने वाली बात क्या है। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि जो पहला ग्रुप है उसका संयोजकता है 1, उसका संयोजकता कितना है? 1 है। जो दूसरा ग्रुप है उसका संयोजकता है 2, जो तीसरा ग्रुप है उसका संयोजकता है 3, जो चौथा ग्रुप है उसका संयोजकता है 4, जो पांचवा ग्रुप है उसका संयोजकता है 5, जो छठा ग्रुप है उसका संयोजकता है 6 और जो सातवां ग्रुप है उसका संयोजकता है 7 और जो आठवां ग्रुप है उसका संयोजकता है 8। ध्यान से सुनना, सारा का संयोजकता बता रहा हूं। अब देखो कैसे पता चल गया हमको, तो हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया, हमको पता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। अब देखिए यहाँ पे बना है R2O, एक वो ऑक्सीजन है तो कितना और 2 को R है, 2 को R है, तो एक उस ऑक्सीजन का 2 को संयोजकता, तो 2 से 2 ये होना जाएगा, कितना होगा? 1 होगा, 1 1 2 और 2 बराबर। बात क्लियर? अच्छा इसमें देखिए, इसमें R 1 है, O 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, इसका भी 2, बात बराबर। इसमें देखिए ऑक्सीजन का 3 गुना 6, तो इसका भी कितना होगा? ऑक्सीजन का 3 गुना 6, इसका कितना होगा? इसका 3 होगा तब ना ये 3 गुना 6 होगा। चलिए इसका यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 4 हो गया, 2 गुना 4, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तब होगा ना बराबर। इधर देखिए 5 गुना 10, तो इसका कितना होना चाहिए था? 5 होना चाहिए, तब ना R2O5 होगा। अच्छा इसका देखिए 3 गुना 6, इसका कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अच्छा इसका देखिए 7, इसका कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अच्छा R2O4 ऑक्सीजन का 4 गुना 8, इसका कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। बात क्लियर हो रहा है ना? अच्छा और हाइड्रोजन के आधार पे भी आप निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, हाइड्रोजन का होता है 1, ध्यान में रखना। ऑक्सीजन का वैलेंसी -2, हाइड्रोजन का वैलेंसी -1, ठीक है, इसका 2 और इसका 1।
तो हाइड्रोजन का एक, इसका भी एक, इसका दो, तो इसका भी दो होना चाहिए, इसका तीन, तीन। बात क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये सारे तत्व अब देखिए इसमें इन्होंने इसकी खामियां क्या थी। तो खामी वाला पहले बता चुके हैं आप लोग को कि देखिए निकेल और कोबाल्ट, निकेल और कोबाल्ट, देखिए निकेल कोबाल्ट का है 58.9, लेकिन निकेल का है 58.7, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको बाद रखा है। तो पहला बात तो यह गलती। दूसरा यह गलती इन्होंने यह किया कि एक ग्रुप में तीन तत्व कैसे आए भाई, एक ही तत्व की बात की थी, तीन तत्व कैसे आए, है ना। अच्छा, अब उपलब्धि वाला बात किए थे, वो वाला कहाँ है सर, तो यहाँ पे देखिए बोरॉन, 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 अच्छा बोरॉन के ठीक नीचे कौन आएगा, स्कैंडियम आ गया बोरॉन के नीचे। एल्युमिनियम के नीचे कौन आ गया, गैलियम आ गया। सिलिकॉन के नीचे कौन आ गया, जर्मेनियम आ गया। इसी का ना नाम दिया था उन्होंने। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इनकी खामियां क्या है, तो तीन को ग्रुप में रख दिए। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पाया। इन सब तत्वों को एक ग्रुप में रखा गया, लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनके तत्व समान थे, जैसे कॉपर, सिल्वर, इनको प्लैटिनम के साथ रखना चाहिए, जबकि प्लैटिनम इधर रखा हुआ है। नहीं, इससे प्लैटिनम का कोई गुणधर्म नहीं मिलता, लेकिन इससे मिलता है, लेकिन फिर भी इसके साथ नहीं है। तो ये सारे इनकी खामियां थी। सबसे पहले हम लोग खामियों को लिख लेते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा सबसे पहले। चलिए, मेंडलीव के आवर्तसारणी के दोष, सीमाएं या दोष क्या क्या थी दोष, देखिए ध्यान से। सबसे पहला है परमाणु भरारों के क्रम में परिवर्तन। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने बता ही चुका आपको, फेरस कोबाल्ट और निकेल का। निकेल का द्रव्यमान था 58.7 और कोबाल्ट का था 58.9। मेंडलीव ने गलती क्या की, मेंडलीव ने गलती यह की, इसको मान लिया 58.7 और 58.9 को मान लिया 59 के समीप, कहा कि इनका परमाणु द्रव्यमान है 59। अब हम दोनों का द्रव्यमान अगर बराबर है तो इसको आगे रखे, इसको पीछे रखे, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। आगे जाकर वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, ये तो तौहीन है आवर्त सारणी का, कि इसको पहले रखना चाहिए था, इसको बाद में रखना चाहिए था, लेकिन वो तो वैसे अलग हो जा रहे थे। तो सबसे पहला खामी यह निकल गया। दूसरा खामी, हाइड्रोजन की स्थिति पता नहीं कर पाए, हाइड्रोजन का कोई स्थान ही नहीं बता पाए। अब देखिए हाइड्रोजन का स्थान आज भी सुनिश्चित नहीं है। इसका कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का देखिएगा तो दो तरह का व्यवहार है। हाइड्रोजन का व्यवहार कितने तरह का है, दो तरह का। सबसे पहला व्यवहार क्या है, हाइड्रोजन अगर किसी गैस के साथ मिलता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ मिला तो HCl बना लिया। क्या बना लिया, HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब थोड़ा सा इसके गुण को देखिएगा तो यहाँ पे माइनस वाला है, प्लस वाला है, यहाँ पे विद्युत धनात्मक की तरह व्यवहार कर रहा है जी, किसके तरह, विद्युत धनात्मक की तरह, विद्युत धनात्मक की तरह व्यवहार कर रहा है हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन का दूसरा व्यवहार देखोगे, द्वैत दो वाला है, द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करता है, देख रहे हैं यहाँ पे प्लस वाला, अभी देखिए माइनस वाला करेगा। हाइड्रोजन यही किसी सोडियम के साथ गया या मैग्नीशियम या किसी के साथ, हाइड्रोजन सोडियम के साथ ले तो ये हो जाएगा 2NH। यहाँ पे बन जाता है सोडियम हाइड्राइड, गजब हो गया, हद हो गया भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन बनाया, यहाँ पे हाइड्राइड बनाया, यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित किया, विद्युत ऋणात्मकता, यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस हो गया। जब अपने से भिखारी के पास जाता है, माइनस वाले के पास, तो क्या करता है, उसको दे देता है इलेक्ट्रॉन। जब अपने से धनी आदमी के पास आता है तो उससे लेता है, इधर से लेता है उधर देता है, बात बुझा है ना। मतलब ये दोनों वाला व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, कभी विद्युत धनात्मक का, कभी विद्युत ऋणात्मक का। इसलिए ये हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित हो ही नहीं पाया। यहाँ पे दो है ना, तब ना। चलिए, तीसरा है असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना। सोडियम और कॉपर को एक ही ग्रुप में रख दिया गया, जबकि दोनों का गुण अलग अलग है। कॉपर का गुण अलग है, सोडियम का गुण अलग है। तो इस वाला बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो समान गुण वाले तत्वों को अलग रखा, तो कौन सा तत्व, देखिए कॉपर, मरकरी और प्लैटिनम के गुण सेम थे। गुण क्या थे, सेम थे, लेकिन तीनों का ग्रुप अलग अलग था, तीनों का ग्रुप अलग अलग था, अलग
अलग। गुण सेम है लेकिन ग्रुप अलग अलग है, कॉपर का, Hg का, Pt का, तीनों का ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गुण सेम नहीं है लेकिन ग्रुप एक ही है, ग्रुप एक ही है। बात समझ में आ गया ना? चलिए तीसरा है, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को समूह में रखना, जो कि यहाँ पे रखा गया है। इसको यहाँ पे रखना चाहिए था, फेरस कोबाल्ट और निकेल। ये तीनों को एक ही साथ रख दिया जबकि रखना नहीं चाहिए था। तीसरी का बाद में तो ये तो धड़कम भी मचा दिया। बाद में समस्थानिक की खोज होगी और समहारिक की। अब समस्थानिक क्या होता है, तो इसको हम लोग 2 टर्म से समझने का प्रयास करेंगे, गुण से। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान समस्थानिक का देखा गया, अलग अलग था, अलग अलग था, लेकिन रासायनिक गुण सेम था, भौतिक और रासायनिक गुण समान थे। इसमें देखा गया, इसमें कि द्रव्यमान सेम है, ये समान है, अब भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, गुण समान होगा ना, समझिए एक ही तत्व है, एक ही तत्व का दो द्रव्यमान वाला पाया जाना ही क्या है? समस्थानिक है। अलग अलग तत्वों का एक द्रव्यमान में पाया जाना क्या है? समहारिक है। तो द्रव्यमान तो यहाँ पर फेल हो गया, तो इसीलिए इनकी आवर्त सारणी को भी क्या कर दिया गया? अमान्य बाद में हो गया। बाद में आया मोजले का आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। तत्वों के वर्गीकरण की गाड़ी यहां तक पहुंच गई कि आ गई आधुनिक आवर्त सारणी, और अब हो गया वर्गीकरण का प्रयास कंप्लीट। चलिए, तो मोजले ने 1913 में हम लोगों ने देख लिया है मेंडेलीव का आवर्त सारणी का दोष, उसी को सुधारा किसने? मोजले ने। तो मोजले ने जो है 1913 में बताया कि तत्वों में परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म होता है। वैसे कहा जाता है ना कि अगर आपको चमकना है, अगर आपको बहुत ज्यादा चमकना है तो आपको बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा, तब जाके आप बहुत ज्यादा चमकोगे। वैसे ही जितने सारे वर्गीकरण के प्रयास आए, बहुत सारे प्रयास आए, बहुत सारे प्रयास विफल हुए, अंत में आया मोसले का, खींचते खींचते आया। आज देखिए जो है मोसले का जो है आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और बहुत आसानी से जो हम लोग तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी जितना घिसोगे ना, आप भी जितनी रातें जाग जाग कर पढ़ोगे, उतना ही आपका एग्जाम बढ़िया नंबर आएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अभी से ध्यान लगा दो, अब पूरी तरह से पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं, 1 महीना जो बचा हुआ है आपके एग्जाम में, उसको पूरा तरह से पढ़कर बिता देना है, ताकि एग्जाम में हमारा नंबर बढ़िया आ जाए। अच्छा, एग्जाम में नंबर बढ़िया आए या न आए, आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ हमने इसके लिए पढ़ाई की थी इतनी। आप जब बाद में याद करोगे तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी, कितनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की। नहीं, और आपको अपने आप पर गर्व होगा। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा परमाणु संख्या जो है अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तो इन्होंने अपना आवर्त नियम दे दिया, क्या? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान नहीं, मेंडेलीव पे भूल मत करना, आवर्ती फलन होते हैं, हमारे बार बार दोहराते हैं। इन्होंने इनके देखिए, इनका जो प्रारूप था कुछ इस प्रकार का, नहीं दिख रहा आपको? बढ़िया, इधर नीचे। चलिए, बात क्लियर है। अब देखिए इन्होंने प्रारूप में बनाया क्या, तो सबसे पहले इन्होंने इधर बनाया। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कुछ खड़ा लाइन बनाया और कुछ सुता हुआ लाइन बनाया, कुछ खड़ा कुछ सुता हुआ। खड़े हुए लाइन को कहा उन्होंने वर्ग, क्या कहा? वर्ग। यानी कि इसमें खड़ा हुआ लाइन बनाए टोटल 18 को, खड़ा लाइन कितना बनाए? 18 को। इनको कहा गया वर्ग या समूह या कुल कह सकते हैं या परिवार कह सकते हैं, बात बराबर है। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। ऊर्ध्वाधर पंक्ति कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर खड़ी खड़ी पंक्ति, ऐसी ऐसी। अच्छा, खड़ी पंक्ति इसमें कैसी कितनी थी? इसमें कितनी थी वर्ग की संख्या? तो इसमें 2 गो खड़ी पंक्ति था, कै गो? 2 गो। अच्छा, हे में वर्ग कै गो था? हे में 10 गो था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ग कितना था? 2 था। इसमें वर्ग कितना था? 10 गो था। इस तरह 10 गो खड़ा लाइन था। इसमें वर्ग कितना था? इसमें वर्ग 6 गो था। अब देखिए 6 10 6 16 और 2 18, वर्ग कितना हुआ? 18। अच्छा, और इसे सूता हुआ लाइन कितना है जी? सूता हुआ, तो इसमें बात करें, इसमें तो टोटल जो है ऐसे देखिएगा तो 7 लाइनें थी। आवर्त कितनी थी? 7।
यानी कि क्षैतिज पंक्तियां कितनी थी? 7 थी। इनको आवर्त कहा जाता था। यानी कि ऐसे ऐसे ऊपर 2 था, ऊपर कितना था? 2, ऊपर आवर्त ऐसे ऐसे 2 था। इसको कहा जाता था लघु आवर्त। क्यों? क्योंकि इसमें देखिएगा ये आवर्त 1, ये 2, इधर होता था 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, यानी 4 आवर्त इसमें या 2 आवर्त इसमें। ऊपर एक और है, इसमें 4 और इसमें 2 है। ऊपर सबसे ऊपर वाले में हाइड्रोजन और इधर हीलियम रखा गया है, तो इधर वर्ग 6 हो गया। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एस ब्लॉक, इसको कहा गया एस ब्लॉक। अच्छा, इसको कहा गया डी ब्लॉक, इसको कहा गया पी ब्लॉक। अभी भी कुछ ऐसे तत्व थे जो बाकी रह गए, उनको यहां पे लाया गया। इसको कहा गया एफ ब्लॉक। बात ध्यान से सुनते चलना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक, इसको एस ब्लॉक, इसको कहा गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में देखा गया तो ऐसे खड़ा लाइन कोई था, 14 गो खड़ा लाइन था। कोई था 14 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गो था। ठीक है, इसमें इसकी शुरुआत होती है लैंथेनियम से, लैंथेनियम के बाद वाले से। इसको इसीलिए इसको कहा गया लैंथेनमाइट। इसकी शुरुआत होती है एक्टिनियम के बाद से, तो इसको कहा गया एक्टिनमाइट। बात आपको क्लियर हो गया होगा। एक ब्लॉक में 2 गो आता है, लैंथेनमाइट, एक्टिनमाइट। एक ब्लॉक में 2 गो लैंथेनमाइट, एक्टिनमाइट। एक ब्लॉक में 2 गो लैंथेनमाइट, एक्टिनमाइट। इसमें कितना? 14 गो ऊपर, 14 गो नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें एस ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? 2 गो। डी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? 10 गो। पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? 6 गो। अच्छा, अब इधर से वर्ग का काउंटिंग शुरू करो। 1 2, इधर से 3 से शुरू होगा। यानी एस ब्लॉक कहने का मतलब है, एस ब्लॉक जो है ग्रुप 1 और 2 आता है। इसमें ग्रुप 1 और 2 आता है। पी ब्लॉक देखिएगा तो देखिए 2 और बाद 3 4 से लेके यहां तक 12 तक, ले यहां तक आएगा 3 से 12 तक। नहीं, पी ब्लॉक देखिएगा तो 13 से 18 तक आएगा। और डी ब्लॉक देखोगे तो कितना से कितना तक है बताओ तो? 3 से 12 तक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आएगा। ठीक है, और एक 13 से 18 तक। इस ब्लॉक में 1 और 2, पी ब्लॉक में 13 से 18, डी ब्लॉक में 3 से 12। अच्छा, बात करें एक ब्लॉक की। एक ब्लॉक किस वर्ग में आता है? तो तीसरा वर्ग में। एक ब्लॉक किस वर्ग में आता है जी? तीसरा वर्ग में। तो ये है कुछ इस प्रकार की आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें देखो, मैंने बताया आपको कि क्षैतिज रूप से जो है उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ऊपर भी एक जगह बनाया गया है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे सबसे शुरू में और यहाँ पे सबसे लास्ट में। पहला आवर्त कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पहला आवर्त हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। चलिए, पहला आवर्त। अच्छा, अब देखिए, अब इसको क्या कहते हैं हम लोग? एस ब्लॉक कहते हैं। आपको ध्यान में होगा, मैंने अभी बताया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। चलिए, अब हम लोग आवर्त का संख्या तो दे चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा सा ग्रुप नंबर भी दे देते हैं। तो ये वो हो गया पहला ग्रुप, ये हो गया दूसरा। इसमें कितना होगा? 10 होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इधर होगा 13, इधर होगा 14 15 16 17 18। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसमें इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक, इसको हम लोग डी ब्लॉक, इसको हम लोग पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में 1 और 2, डी ब्लॉक में 3 से 12 और पी ब्लॉक में 13 से 18 तक। कोई दिक्कत नहीं। इधर नीचे होता है एफ ब्लॉक। क्या होता है? एफ ब्लॉक। इसमें कौन कौन होता है? लैंथेनमाइट, एक्टिनमाइट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब देखिए, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन भरा रहता है, इसमें हीलियम भरा रहता है। अब तत्वों को भरना सीखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा हैली ने की रब से फरियाद। हैली ने की
या हेलिना कर दीजिए इसको, हेलिना ने की रब से फरियाद। ठीक है, दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं बे मग का सर बड़ा। ठीक है, बे मग का सर बड़ा, बे मग का सर बड़ा, हेलिना ने की रब से फरियाद, बे मग का सर बड़ा, हेलिना ने की रब से फरियाद, बे मग का सर बड़ा। अच्छा, डी ब्लॉक को भरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। चलिए इसको भरते हैं। इसका हो जाएगा बाल, क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर इन थाईलैंड, बाल गंगाधर तिलक इन थाईलैंड, बाल गंगाधर तिलक इन थाईलैंड। अच्छा, इसका हो जाएगा कहे कहे सीताजी, कहे सीताजी सुनो प्रभु। ठीक है, कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, या कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। चलिए इसका आते हैं, इसका हो जाएगा नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। इसको आप लोग कह सकते हैं नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, या नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। चलिए इससे आते हैं ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से टीपू, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, पुराने स्टाइल से टीपीओ। अच्छा, इसको कह सकते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, कौन बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी, कल उसके सामने गाड़ी लगा खड़े थे ना, फिर कल बाहर आई आंटी। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हीना नीना अरे करीना एक्सरे रंगीन, हीना नीना अरे करीना एक्सरे रंगीन, हीना नीना अरे करीना एक्सरे रंगीन। या इसको ऐसे भी हमारे तरफ से देखिएगा तो हेने अरकर, हेने अरकर जेरा, हेने अरकर एक्सरे रंग। ठीक है, हेलिना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाल गंगाधर तिलक इन थाईलैंड, कार कहे सीताजी सुनो पार्वती, सॉरी सुनो प्रभु, या कहे शिवजी सुनो पार्वती। इसका हो जाएगा नाना पापा असलम सब बीमार, या नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। अच्छा, इसका हो जाएगा ओल्ड स्टाइल से टी को फ्लोरी, इसका हो जाएगा फिर कल बाहर आई आंटी, इसका हो जाएगा हीना नीना अरे करीना एक्सरे रंगीन। बस ध्यान रखिएगा ना। चलिए अब आपके एग्जाम में कैसे तत्व क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि सोडियम किस वर्ग का तत्व है। देखिए पहला वर्ग का तत्व है, एल्युमिनियम किस वर्ग का तत्व है, 13वां वर्ग का तत्व है, क्लोरीन किस वर्ग का तत्व है जी, 17वां वर्ग का तत्व है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा, संयोजकता से प्रश्न आता है। ध्यान रखिएगा, पहला ग्रुप है तो संयोजकता हो जाएगा 1, वैलेंसी कितना होगा 1, दूसरी का ग्रुप है वैलेंसी होगा 2, इन सब का तो पूछा ही नहीं जाता है। इसका वैलेंसी हो जाएगा 3 प्लस 3, इसका प्लस 1, इसका प्लस 2 होगा, इसका प्लस 3, इसका वैलेंसी हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4, इसका वैलेंसी हो जाएगा 5 या -3, इसका वैलेंसी हो जाएगा 6 या -2, इसका वैलेंसी हो जाएगा 7 या -1, इसका वैलेंसी हो जाएगा 0, क्योंकि इसका अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, इसको ना देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। बात आपको क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ऑक्सीजन का पूछ दिया तो -2 भैया, -2, सल्फर का पूछ दिया -2, सेलेनियम -2, क्लोरीन -1, फ्लोरीन -1, नाइट्रोजन -3, देखो उधर लिखा है, कार्बन 4, सिलिकॉन 4, एल्युमिनियम +3, बोरॉन +3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, बेरिलियम +2, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। वर्ग से ध्यान में रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वर्ग पूछते नहीं ध्यान में रहेगा, अब तो रहना चाहिए। चलिए दूसरा बात, मान लीजिए आपको कुछ याद नहीं है, तो अब आप कैसे निकालोगे, तो अब आपको सीधा सा निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी मैं थोड़ा सा सिखा देता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, इसका देखिएगा परमाणु संख्या, तो ये है परमाणु संख्या 1, इधर 2, इधर 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 10 11 12, इधर 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे करके परमाणु संख्या जाता है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब सीख लेते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि हर एक तत्व जो है परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु का आकार गोलाकार होता है। इसके बीच में एक नाभिक होता है, धन आवेशित होता है, नहीं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती है, नहीं, इसी वृत्ताकार कक्षाएं पर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। बात आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मान लीजिए इस कक्षा को नाम भी दे दिया गया, क्या नाम दिया गया, ये नाभिक हो गया, ये क्या है, नाभिक है। नाभिक कैसा होता है, धनावेशी। इसका जो पहला कक्षा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अच्छा, इसको अंग्रेजी में भी नाम दिया गया, के है, एल है, एम है, एन है, ठीक है। अब कहा गया कि पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, दूसरा वाला में कितना लगाएगा, तीसरा वाला में कितना लगाएगा, चौथा वाला में कितना लगाएगा। इसको कैसे निकालेंगे आप, तो किसी कोष में, अच्छा भाई सबको क्या कहते हैं, कोष कहते हैं, इस सबको कक्षा कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, ठीक है, सब कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कहा गया कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कहा गया कि 2n² होगा। क्या होगा जी, 2n², यानी 2n², यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि के कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। अच्छा, उसी तरह L कोष में बताइए, तो L कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 दूना 8। अच्छा, M कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अच्छा, N कोष में कितने होंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 16 दूना 32 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष में अधिकतम 18 और N कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब चलिए, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसे होती है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को, इलेक्ट्रॉनों के विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए हाइड्रोजन जैसे लिख रहे हैं आप, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा 1, कामना कोष में होगा जी, तो इसका एक ही होगा, नहीं, कौन कोष में होगा, के कोष में होगा। अच्छा, अगर इसका कोई संयोजकता पूछे, इधर कोष लिख देते हैं, इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे लिखते हैं संयोजकता। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए हमको बताइएगा आप हीलियम का 2 होता है, पहले कोष में नहीं हट जाएगा, पहले में तो 2 बॉन्ड में करता है, आराम से 2 भर दीजिए, यो के कोष में रह जाएगा ना जी, और इसका कितना हो जाएगा, संयोजकता 0 हो जाएगा क्योंकि भर जाएगा कोष। अब देखिए, या तो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है या उसको कितना चाहिए ताकि पूरा हो जाए, तो यहाँ पे संयोजकता 0 हो जाएगा। उसी तरह लिथियम का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 2 को पहिलका कोष में भर जाएगा, ओकरा बाद एगो बच गया ना, 3 गो इलेक्ट्रॉन है, तो एगो अगला कोष में जाएगा, तो इसमें के भी कोष होगा, एल भी होगा। बात बुझाया ना। इसकी संयोजकता अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, एगो दान कर देगा, 7 को लेने से अच्छा एगो दान कर देगा। अच्छा, लिथियम के बाद बेरिलियम का है, नहीं, इसका लिखोगे 2 हो जाएगा। अच्छा, पहला कोष में के में 2 गो है, एल में भी 2 गो है, अंतिम कोष में 2 गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो लेने से बढ़िया है कि 2 गो दान कर दे, क्योंकि अष्टक तो पूरा करना है। हाँ, चलिए, इसी तरह है बोरॉन का, नहीं, बोरॉन का कैसे लिखोगे, 2 3, ये भी के कोष में, एल कोष में अधिकतम 8 गो रख सकता है ना दूसरा वाले में, तो इधर संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही आप मुझे कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का लिख कर दिखाओगे। फिर आते हैं अब सोडियम पे।
ठीक है, सोडियम का 11 होता है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11, इसका लिखेंगे 2 8 8 10 हुआ, तो तीसरा को उसमें जाना पड़ेगा जी, तो ए को भरेंगे, कर दिया ना। तो इसमें के में भी होगा, एल में भी होगा, एम में भी होगा। बात क्लियर हो रहा होगा। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही आप होमवर्क में इन सब का भी करोगे ही, साथ ही साथ आप मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, आर्गन, इन सब का करोगे लगातार। 12 इसका 13 होता है, इसका 14 होता है, इसका 15 होता है, 16 17 18, ठीक है। पोटेशियम और कैल्शियम का मैं करा देता हूं। चलो, पोटेशियम का 19 होता है, इसका लिखेंगे सबसे पहले 2 को भरेंगे, ओकरा बाद दूसरिका में 8 को भरेंगे। अच्छा, तीसरिका में कई गो भरोगे, तीसरिकों में 8 गो भरोगे। कितना भरोगे, 8 गो। अभी बताता हूं क्यों भरोगे 8 को, और उसके बाद 1 को। अच्छा, कैल्शियम का हो गया 20, इसका कैसे भरेंगे, 2 8 8 2। इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता हो जाएगी 1, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें KLMN, KLMN। बात बुझा है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक SPDF वाला भी लिखा जाता है, उसको भी मैं समझा देता हूं। अभी जो हमने पढ़ी वो बोर विधि से लिखा था हमने, अब लिखेंगे अबाव विधि से, ठीक है। अबाव विधि क्या कहता है कि ये कोष तो है ही, कोष में भी छोटे छोटे कमरे हैं जिसको उपकोष कहा गया। जैसे पहला वाला में आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने कहा कि के कोष में एक ही वो कक्षा है, वो है एस। क्या है, एस। ध्यान में रखिएगा, 4 तरह की कक्षाएं होती है, एक एस, एक पी, एक डी, एक एफ। कहा गया कि एस कोष में जो है, एस कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब बताइए, पहिलका में तो 2 है तो खाली एस होगा। अच्छा, के एल में देखिए तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एगो तो एस होबे करेगा, संगे संगे क्या होगा, पी भी होगा। बात बुझा रहा है। तीसरा में देखिए तो इसमें एम में देखिए एस होगा 2 गो, पी होगा 8 गो, डी भी होगा, तब है ना 18 गो होगा। चौथा में देखिए तो इसमें एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। इतना बात क्लियर है ना, तो कौन दुनिया में परेशानी तुमको परेशान नहीं करेगी। इसका इतना बात क्लियर है ना, तो तुमको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, पहला कोष है तो इसको 1 से शुरू करते हैं। 1 में खाली एस होगा, दूसरा में एस भी होगा, पी भी होगा, तीसरा में एस भी होगा और पी भी होगा और डी भी होगा, चौथा में एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। इससे आगे जाने की तुमको जरूरत नहीं है। अब चलिए कैसे हम लोग इसको फिल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इधर से आता है, ठीक है, इधर फिर चला जाता है, फिर इधर। अब देखिए फिर हम लोग कैसे इसको फिल करेंगे, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1s में भरेगा, फिर आएगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 2p में आएगा, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, फिर 3d में, 4p में, फिर इधर ऊपर जाएगा, इधर 5s होगा कहीं। खैर इतना से हमारा काम बन जाने वाला है, तो इसलिए हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खैर अब देखिए, हमको मान लीजिए कैल्शियम का लिखना है। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। सबसे पहले 1s लिखेंगे, s में कितना बढ़ता है, 2, फिर लिखेंगे, ठीक है, तो 1s के बाद 2s लिखेंगे, फिर 2p, फिर 3s, फिर अच्छा पहले काउंट कर लेते हैं, ये 2 को हुआ, 2 को हुआ, 6 को हुआ, 2 को हुआ, 2 2 4 6 10 2 12, हमको 20 को करना है जी। आगे देखो 3s के बाद फिर आएगा 3p पे, 3p भर दो, ये 6 को भरेगा। अच्छा इसके बाद किस पर आएगा, 4s पर, कितना भर दोगे, 2। बात क्लियर। तो ये हमारा कितना भर गया, 20 को भर चुका है। कितना भर चुका है, 20 को भर चुका है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिखने आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। इसी तरह हम लोग चाहे तो सोडियम का लिख सकते हैं, एल्युमिनियम का। आप क्या करोगे, होमवर्क में 1 से 20 तक का लिखोगे। कितना से, 1 से 20 तक के, ठीक है। चलिए अब हम लोग आवर्त सारणी के गुणधर्म देख लेते हैं क्या क्या। चलिए अब देखते हैं आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में उतार चढ़ाव कैसे होता है। तो सबसे पहला है परमाणु त्रिज्या। अच्छा परमाणु त्रिज्या आपने समझने का प्रयास किया क्या, कि ए है नाभिक
और इसके चारों तरफ है परमाणु, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए इससे नाभिक से परमाणु के परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बात क्लियर ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, यहीं तक है, तो यह छोटा होगा। अच्छा एक बात बताइए, इसमें हम थोड़ा सा क्या करें, इतना ही बड़ा परमाणु है, तो ये इसका त्रिज्या ज्यादा कि इसका, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कोष होंगे। नहीं, इसमें एक ही कोष है। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर ज्यादा कोष होगा तो ज्यादा परमाणु त्रिज्या होगा, कम कोष होगा तो कम परमाणु त्रिज्या होगा। बात क्लियर हो रही है ना। अच्छा सोचिए कि हम धन आवेश, आप ऋण आवेश, हमारे और आपके बीच में आकर्षण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हम धन आवेश, आप भी धन आवेश, दोनों के बीच में आकर्षण होगा? नहीं होगा। अच्छा हम जितना ज्यादा धन आवेशित होंगे उतना ही ज्यादा, और जितना ज्यादा आप ऋण आवेशित होंगे उतना ही ज्यादा हमारे बीच क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? चलिए इसी से परमाणु त्रिज्या अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो हमेशा देखिए कोष बढ़ते जाएगा। जैसे पहिलका में देखिएगा तो एक गो होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक गो। दूसरी में आइएगा तो इसमें एक है, एक हो जाएगा 2 1। लिथियम के बाद सोडियम में आइएगा तो इसका हो जाएगा 2 8 1। सोडियम का पोटेशियम में आइएगा 2 8 8 1। देख रहे हैं कोष बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जब कोष बढ़ रहा है तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा। अच्छा तो इसका मतलब है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, वहीं आवर्त में जाते हैं तो घटती है। इसका कारण कहती है, इसका कारण है नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण। अब देखिए अगर मान लीजिए कि नाभिक हम हैं, नहीं तो हमारे पास प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है, उधर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, इधर जाने पर नहीं, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब आवेश बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है, इसका मतलब है इसका मतलब है कि आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। समझ रहे हैं बात आप लोग? नाभिक के इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश लगा के खींच पाता है उसको कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे कि वर्ग में नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन वर्ग में दूरी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी तरह आयनन विभव, देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो इसीलिए बंधन मजबूत बनता है, इसीलिए उनको तोड़ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, और इसी एनर्जी को तो आयनन विभव कहते हैं। परमाणु के अंतिम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगेगा उसी को कहेंगे आयनन विभव। यह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि बंधन बढ़ रहा है। अच्छा वर्ग में क्या होगा? घटेगा। काहे? अब देखिए मान लीजिए कोई 1 मीटर से पकड़ा है, कोई 10 मीटर से पकड़ा है, 10 मीटर वाला आराम से खींच दीजिएगा, 1 मीटर वाला नहीं खींचा पाएगा। बात बुझाया कि नहीं? चलिए विद्युत ऋणात्मकता है। विद्युत ऋणात्मकता माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ रहे थे देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ले रहा था, जैसे सोडियम लेता है क्या? नहीं, लेकिन क्लोरीन लेता है कि नहीं लेता है? बिल्कुल लेता है। तो इस विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ेगी। वर्ग में क्या होती है? घटती है। अच्छा जो इसमें बढ़ेगा वो इसमें घटेगा, जो इसमें घटेगा वो इसमें बढ़ेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? बढ़ेगी। नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, इसमें घटेगी। विद्युत ऋणात्मक, अच्छा विद्युत धनात्मकता, अब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है तो ये घटवे ना करेगी जी, सीधा बात है। तो ये बढ़ती है इसमें बढ़ती है। धात्विक गुण, तो इधर देख रहे थे इधर धातु थे, इधर अधातु थे, इधर से इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा? धात्विक गुण घटेगा। अच्छा ऊपर से नीचे आइएगा तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ती है। ऑक्सीकरण गुण, ऑक्सीकरण गुण क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। तो अगर इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ता है, जो ऑक्सीकरण करवाएगा। इधर जाइएगा तो घटेगा। इधर आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा तो औपचायक गुण घटता है, ये बढ़ता है। यहाँ पे क्या होगा? बढ़ता है। गलती हो गया है, क्या हो गया है? गलती हो गया है। चलिए तो एक आवर्त के उतार चढ़ाव। एक बात बताइए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबसे बड़ा आकार किसका होगा? आप कहोगे पोटेशियम का होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग में सबसे नीचे आता है। अच्छा एक और बात बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसमें सबसे बड़ा आकार किसका होगा? तो लिथियम का होगा। क्यों? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, वर्ग वाला है और ये आवर्त वाला है। इतना बात क्लियर? अच्छा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसमें सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होगा? तो आप कहोगे बोरॉन का। क्यों होगा? क्योंकि इधर इसमें इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा। बात क्लियर हो गया ना? अब देखिए अनुप्रयोग देखते हैं, आवर्त सारणी कहाँ उपयोग किया जाता है।
सबसे पहला तत्वों के अध्ययन में सुविधा होती है। माने हम लोग जो है आज जो भी तत्व खोजे जाते हैं उसके गुण का अनुमान पहले से लगा लेते हैं कि हाँ इसको यहाँ बैठाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, ये इससे अभिक्रिया करेगा, इससे नहीं करेगा, तो बहुत ही सुविधा मिल गई है। दूसरा, नए तत्वों की खोज हुई है, जैसे कि मेंडेलीव का आवर्त सारणी हम लोगों ने देखा, उसमें पहले ही एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, जिससे स्कैंडियम, गैलियम और आर्सेनिक निकला। नहीं, पहले ही उन्होंने कह दिया था। इसके बाद परमाणु भार ज्ञात करने में कैसे ज्ञात किया जाता है, तो तुल्यांकी भार में, फिर से बोलो, तुल्यांकी भार में संयोजकता से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तुल्यांकी भार में संयोजकता से गुणा कर देते हैं। जैसे कि बेरिलियम का तुल्यांकी भार था 4.5। ठीक है, बेरिलियम का तुल्यांकी भार कितना था, 4.5। अब देखिए इसमें लोगों को पहले लगता था कि 13.5 है, कैसे, तो उस संयोजकता 3 मानता था लोग, तो ये आ जाता था 13.5। अब जो मेंडेलीव है ना तो 4.5 माने, तो ये हो गया 9। पता हुआ ना, तो परमाणु भार ज्ञात करने में भी होता है और साथ ही साथ मेंडेलीव सुधार भी किए, तो ये हो जाएगा परमाणु भार के संशोधन में। अच्छा करते हैं, चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। बने रहिए हमारे साथ, 10th का पूरा साइंस जो है आपको इसी महीने के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।